हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तुम्हें तो सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन एकदम जोश के साथ कर रहे होंगे। और मैं भी आपके साथ जोश में आया हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, है ना। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम शुरू करें, बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 10th क्लास का अच्छा खासा खतरनाक चैप्टर माना जाता है, पर उतना खतरनाक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। तो हम आज इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड है ना। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ना। पहला है हमारा ट्रिगोनो और दूसरा है हमारा मेट्रोन, है ना। इन्हीं दो शब्द से मिलके हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वर्ड बना है। अब त्रिगुणों का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल त्रिभुज जिसकी तीन साइड होती है, सबने देखा होगा ना। हाँ, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो मतलब कि हम यहाँ पे ट्रायंगल का मेजर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पे? ट्रायंगल का मेजर करने जा रहे हैं। अब सर भैया ट्रायंगल का क्या मेजर करने वाले हैं, तो देखिए सर। देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है ना। ऐसे होता है ना ट्रायंगल। हाँ, तो देखिए, हम यहाँ पे ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है ना। क्या मतलब रिलेशन, संबंध है, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये करते हैं कि किस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो सिंपल जवाब है, हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक 90 डिग्री एंगल, है ना। अब यहाँ पे ये 90 है, तो एक एंगल हमारा ये भी होगा, एक एंगल हमारा ये भी होगा, होगा ना। एक एंगल अगर 90 है तो ये भी एक एंगल होगा और ये भी एक एंगल होगा। अब मैंने मान लिया ये एंगल है मेरा ए, ये एंगल है मेरा बी और ये एंगल है मेरा सी। ठीक है, तो क्या मेरा एंगल सी बी ए 90 है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, इसका मतलब कि एंगल सी और एंगल सी और एंगल ए हमारा 90 होना चाहिए। कौन कौन इसको सेटिस्फाई करता है, कौन कौन इससे सहमत है कि एंगल सी और एंगल ए भी हमारा 90 ही होगा? देखिए, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। अब ये तो अकेला हो गया 90, अब बचे दो, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा ना। अब 180 में से 90 जब घटाएंगे तो 90 ही बचेगा। तो इसका मतलब कि एंगल सी और एंगल ए, ये दोनों हमारा क्या बन गया? 90, है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताइए, ये हमारा 90 है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा है एंगल ए, और यहाँ पे जो ऐसे लेटी हुई साइड होती है ना, बैठी हुई या लेटी हुई, उसे हम कहते हैं बेस, उसे हम कहते हैं बेस, है ना। साथ में ये जो मेरी खड़ी साइड होती है, ऐसे खड़ी हुई, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये जो मेरी ऐसी लेटी हुई साइड होती है, ये मेरी होती है हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो साइड होती है वो किसी ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनस जो होती है वो ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो उस केस में मेरा बेस क्या होगा? ये होगा, और परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसका मतलब ये जो केस है, ये मेरा एंगल ए के रिस्पेक्ट में है। कि अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, उसे हम लेटी हुई साइड हम कहते हैं उसको बेस, और खड़ी हुई साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूँ, देखिए सी है ना, तो ये जो एंगल है वो इस साइड से जो है वो ये जो एंगल है वो इस साइड पे बन रहा है, इस वाली साइड पे। तो ये हमारा हो गया बेस इस केस में। उस सी के केस में हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के हमारे होते हैं 6 रेशियोज। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इनकी, तो परपेंडिकुलर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पी से, बेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और हाइपोटेनस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन में एच कर दूं, अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन में एच कर दूं, तो ये रेशियो होता है मेरा साइन का। इसी रेशियो को हम कहेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि कोई भी गिवन एंगल है ना, थीटा यानी कि कोई भी गिवन एंगल। अब वो एंगल कोई सा हो सकता है हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो थीटा हमारा हो गया कोई भी गिवन एंगल, और यहाँ पे साइन हमारा हो गया रेशियो। कौन सा रेशियो? अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस करते हैं तो। ऐसे अगर हम बेस अपॉन में हाइपोटेनस कर दें, इन दोनों का रेशियो निकाल दें, तो ये मेरा इक्वल होगा कॉस थीटा के। इसके इक्वल होगा कॉस थीटा के, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर मैं अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दूं, यानी कि ये वाली जो साइड है इसको मैं डिवाइड कर दूं बेस की साइड से, इस वाले साइड को मैं डिवाइड कर दूं बेस के साइड से, तो मेरा हो जाएगा p अपॉन बी, दैट इज tan थीटा, दैट इज tan थीटा। ऐसे ही कॉस हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए, अब इनके कुछ इनवर्स भी होते हैं। इनवर्स यानी कि अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं, यानी 1 अपॉन में साइन कर दूं, तो वो मेरा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है हमारे इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर, ठीक है। वो मेरा होगा, देखिए साइन है हमारा p अपॉन में h, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो रेशियो पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। p अपॉन h क्या हो जाएगा? h अपॉन में p। p मेरा हो जाएगा h अपॉन में p, h अपॉन में p, ठीक है। ऐसे अब cos पे आते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब cos का जो उल्टा होता है, इनवर्स होता है, वो होता है हमारा sec थीटा, है ना। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा। जब यही उल्टा है तो इसका एंगल का जो रेशियो, साइड का जो रेशियो है, वो भी इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो p अपॉन h है, ये क्या हो जाएगा? h अपॉन में b। तो sec थीटा होता है हमारा h अपॉन में b, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस, है ना, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे tan थीटा होता है। तो tan थीटा का जो मैं इनवर्स लूंगा, है ना, इनवर्स नहीं मतलब कि मैं अपॉन में लिख दूंगा, है ना, इनवर्स मतलब अपॉन में लिख दूंगा, है ना। यानी अगर मैं इसे लिख दूं 1 अपॉन में tan, तो हमारा हो जाएगा cot थीटा। क्या हो जाएगा? cot थीटा। cot थीटा होता है हमारा 1 अपॉन में tan थीटा। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ p अपॉन बी है तो b अपॉन p हो जाएगा, b अपॉन में p। अब मुश्किल ये है कि ये ना याद होते नहीं है ना भैया, ये कैसे याद करें? मतलब इसे याद करते करते तो पूरा साल ही निकल चुका है, अब कैसे याद करें? देखिए, इसका निमोनिक आपने एक सुना भी होगा, नहीं सुना तो बता देता हूं मैं। इसका निमोनिक होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये बहुत ही फेमस निमोनिक है, ठीक है, सुन ही रखा होगा आप लोगों ने। तो देखिए, यहाँ पे जो है सोना, उसका मतलब होता है सोना यानी गोल्ड, है ना, गोल्ड। इसका मतलब होता है साइन, है ना। और साइन क्या होता है हमारा? p अपन में h। देखिए p अपन में h, यहाँ पे देखिए, ठीक है। चांदी, चांदी का मतलब क्या है? c मतलब cos। cos है हमारा बेस अपन में हाइपोटेनस। देखिए बेस अपन में हाइपोटेनस। तोल, तोल मतलब कि tan, tan का मतलब क्या होता है? p अपन में b। देखिए p अपन में b। तो जब आपको ये तीन याद हो गए होंगे, है ना, ये तीन अगर आपको याद हो गए, या तीन अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो बस एक उल्टे तो करना है आपको। कोसेक क्या होता है? h अपॉन में b, ठीक है। सेक कितना होता है? h अपॉन में b, है ना। कॉट कितना होता है? p, हाँ, b अपॉन में p। तो b अपॉन में p हो गया हमारा कॉट थीटा। तो कितना सिंपल है, देखिए। तो इस निमोनिक को याद करके आप ये रेशियो को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पार्ट तो इसका रेशियो का है, जो हम लोग शायद आज से खत्म कर ही देंगे, और दूसरा इसका है हमारा नहीं, रेशियो भी नहीं पाएगा आज पूरा, 2 लेक्चर्स रहेंगे मेरे हिसाब से। आज पहला है, दूसरा भी लगेगा मेरे हिसाब से। और दूसरा इसका पार्ट है आइडेंटिटी वाला, जो और खतरनाक है, मतलब कि पूछो ही मत। तो रेशियो फिर भी झेलने लायक है, आइडेंटिटी झेलने लायक नहीं लगती, है ना, वो है ही ऐसा। मुझे भी ऐसे लगा था, है ना। रेशियो तो हो गया था, है ना, उस वो बहुत वो है, ठीक है। तो उसका देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेशियो के, ठीक है। तो आई थिंक ये सब आपने लिख लिया होगा, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मिटाएंगे इसको,
और चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। टेबल है ना, टेबल। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है ना, वो वैसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। मैंने उसको याद करने का तरीका बताया भी है कि यहाँ मैं आपको वो तरीका दोबारा से बता देता हूँ ताकि एक ही वीडियो में हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो ठीक था कि ठीक है पंडित बद्री प्रसाद तो ठीक है। अब हमें ना क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइन 30, कॉस 60, tan 45। भैया ये वैल्यू कैसे याद होगी? मतलब रेशियो में अगर कुछ मुश्किल है तो यही तो है मुश्किल, और क्या है? ये मतलब ये तो ठीक है ना, ये तो हो जाएंगे, ये तो साइन है तो लिखते लिखते याद हो जाते हैं। वैल्यूज ही याद नहीं होती है भैया, कुछ ऐसा बता दो। देखो हम बताते हैं, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखनी है, वो है साइन 30 की वैल्यू। क्यों? वो बहुत आसान है, आप कोई भी वैल्यू याद कर सकते हैं। बट हाँ 30 या 60 में से आप कोई वैल्यू याद रख लीजिए। tan 30 रख लीजिए, tan 60 रख लीजिए, मैं साइन 30 रख रहा हूँ। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 है ना, मतलब याद करना आसान है, हाफ ही तो है। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए हमें पता है कि अभी अभी हमने ये सीखा था कि साइन का रेशियो होता है हमारा p अपॉन में h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो p अपॉन में h। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो मैं ऐसा ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक 30 है, तो मान लीजिए 30 है, ये मेरा जो है 90 है, तो ये मेरा 60 हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल 30 है, ये 90 है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि 60 होना चाहिए इसको, है ना, प्रॉपर्टी कहती है ना 60 होना चाहिए। ठीक है, 90 प्लस में 30 माइनस करो इसको, 180 में से कितना बच गया? 60 है ना। 120 अगर माइनस करोगे 180 में से तो 60 ही तो बचेगा, तो 60। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1। देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये एंगल इस वाली साइड पे बन रहा है ना, ऐसे 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 लेटे हुए साइड पे बन रहा है ना, तो इसका मतलब कि इसे हम कहेंगे बेस। इस केस में ये हो जाएगा हमारा बेस, तो बेस है तो हमें ऐसा कुछ काम तो भी है नहीं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे ये, तो परपेंडिकुलर रख दो 1 1 और हाइपोटेनस रख दो 2 ना। हाइपोटेनस बेचारा शरीफ है ना, चाहे उस एंगल के बारे में बात करो चाहे उस एंगल की बात करो, बेचारा रहना तो सेम ही है ना। देखिए अब देखिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ। देखिए इसका मतलब कि अगर मैं मान लूं ए बी और सी है ना, ये हो गया एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो इसका मतलब कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, है ना। AC की लेंथ कितनी है मेरी? 2 है, तो 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB की लेंथ कितनी है? 1 है, तो 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना, तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि 3 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ चुकी है √3। इसका मतलब ये जो मेरी लेंथ है ना, ये हो चुकी है मेरी √3। हाँ देखिए ये मेरी लेंथ है ना, ये लेंथ है मेरी √3। अब √3 यूनिट कुछ भी हो सकती है, अभी मीटर सेंटीमीटर वो तो क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर √3 हमारी BC की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है? काम हमारा कुछ नहीं, खत्म हो चुका है। देखिए अब मुझे ये बताइए आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, 30 या 60 में से बताइएगा। मान लेता हूं मुझे निकालनी है वैल्यू tan 60 की। अब देखिए tan 60 का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा, मतलब tan का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब एंगल मुझे दिया गया है 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मेरा जो बेस है वो हो चुका है मेरा ये खड़ी वाली साइड, और परपेंडिकुलर मेरा हो चुका है ये लेटी हुई साइड। तो ये मेरा हो गया √3 परपेंडिकुलर, तो √3 परपेंडिकुलर
और बेस मेरा हो चुका है ये 1, क्या हो चुका है ये 1। देखिए यानी कि tan 60 की वैल्यू मेरी आ चुकी है √3। अपनी एनसीईआरटी में जो टेबल दी हुई है ना उसे तो चेक करके बताओ क्या ये वैल्यू सही लिखी है मैंने, क्या वैल्यू सही लिखी हुई है, ऐसे आपको करना है। तो टेबल अगर आपको याद नहीं भी हो रही है तो इस तरीके से आप एक ट्रायंगल की वैल्यू बस याद रख लो कि ट्रायंगल है ये 1 है या 2 है ये √3 है, आपको याद आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है तो देखो मैंने डिराइव करके बता दिया है ना, बस आपको एक ही वैल्यू याद रखनी है, tan 30 इक्वल टू 1/2। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ 30 और 60 के लिए है, 45 और 90 या 0 के लिए मैं बताता हूँ अभी क्या करना है। देखिए वो भी सिंपल है, उसमें कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। 45 0 90 के लिए क्या वैल्यू याद रखोगे, इसमें जरूरत पड़ती है उसमें नहीं पड़ती कुछ भी, है ना। अब देखो ये था हमारा पहला ट्रायंगल, ऐसे 3 ट्रायंगल आपको याद रखने हैं, काम खत्म है बस, ठीक है ना। देखो ये हो चुका है हमारा दूसरा ट्रायंगल। अभी 90 है हमारा और ये हो गया 45 है ना, 45 बचा ना। हमारा 0 होता है, 30 होता है, 60 होता है, 45 होता है और लास्ट में 90 होता है ना। तो 0 नहीं हाँ 30 और 60 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे 45 ना। 45 तो ये 45 में तो प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये बन जाएगा हमारा 45 ये भी। तो ये मेरा अगर ए है, ये मेरा अगर बी है, ये मेरा अगर सी है, तो किसका इसको पता है कि अगर कोई एंगल दो सेम होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ भी सेम होती है। इसका मतलब कि अगर ये दोनों मेरे जो एंगल हैं ये सेम है 45 45, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो दो साइड है इनकी लेंथ भी मेरी सेम हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर ये मेरा 1 है तो ये भी 1 होगा, है ना, कट पिट के तो 1 ही आ जाएगी ना वैल्यू, ठीक है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो AC का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, दैट मींस AC की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 2, AC का स्क्वायर 2 और AC की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास √2। देखिए इसकी वैल्यू आ चुकी है √2। देखिए अब मुझे एक वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए tan 45 या tan छोड़ो sin 45 की। तो sin कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, तो sin होता है हमारा P/h। अब परपेंडिकुलर देखिए ये मेरा 45 ये 45 है तो फर्क नहीं पड़ता, आप किसको भी आप परपेंडिकुलर किसको आप बेस मान लीजिए ना, 45 की एक खासियत है। तो मान लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर बेस है तो परपेंडिकुलर होगा हमारा 1, ये हो चुका हमारा √2 हाइपोटेनस, तो 1/√2। तो चेक करके बताएं क्या ये वैल्यू मैंने सही लिखी है, गलत लिखी है, और कितना, क्या मुझे कुछ टेबल याद करने की जरूरत पड़ी है, क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग जलाने की जरूरत पड़ी है? नहीं, मुझे सिर्फ ये 3 ट्रायंगल याद करने हैं, वो तीसरा बनाऊंगा, अभी 2 बन चुके हैं। अब आते हैं फाइनल ट्रायंगल। अब हमारे 2 ट्रायंगल बचे हैं, 2 एंगल बचे हैं, एक है 0 और एक है 90, 0 और 90। 45 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। तो हम तीसरा और आखिरी ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, 0 90 के लिए। तो ये हो चुका है हमारा 90। अब मैं मान लेता हूँ, वैसे तो ये कंडीशन जो है ये हाइपोथेटिकल है, यानी कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पर मान लेते हैं कि ये हमारा 90 ये भी है ना। तो ये तो 180 हो गए, इसका मतलब कि ये एंगल होना चाहिए हमारा 0, है ना, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। तो यही हमारे हो चुके हैं 180, तो ये तो 0 होना चाहिए ना, वरना तो प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब अगेन ये दोनों मेरे एंगल हो चुके हैं सेम, इसका मतलब कि ये भी 1 और ये भी 1, है ना, रेशियो सेम आएगा। अब क्योंकि एंगल ही हमारा 0 है तो भाई इसके लेंथ में मान लेता हूँ ये भी 0 है ना। 0 एंगल क्या देगा भाई, 0 तो देगा ना, कुछ भी नहीं है तो साइड भी कुछ नहीं, तो एंगल कुछ नहीं तो लेंथ भी कुछ नहीं, ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो ये दोनों हैं सेम तो एंगल, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम, और ये 0 बचा तो 0 को मैं लिखते हैं 0, है ना, कुछ भी का कुछ भी नहीं, है ना। अब देखिए ये मुझे ऐसे पता चल गया क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब मान लेता हूँ मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 90 की। अब देखना sin होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखिए sin 90 की वैल्यू निकालनी है तो 90 के लिए मेरा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेनस भी ये होगा, हाइपोटेनस तो वैसे ये रहेगा, तो 1:1 दैट मींस 1। sin 90 की वैल्यू होती भी 1 है, ठीक है। हम मुझे निकालनी है cos 90 की वैल्यू। अभी cos 90 है, cos 90 है तो बेस क्या होगा, ये होगा 0, है ना। इसके रिस्पेक्ट में 90 के रिस्पेक्ट में बेस तो 0 ही होगा ना, तो 0
और हाइपोटेनस हो गया हमारा 1, 0 इज इक्वल टू 0। तो इन ट्रायंगल का यूज करके आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे सेक 30, सेक 60, कोसेक 90, कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। tan 90 में निकाल लेता हूँ कि tan 90 होता है हमारा नॉट डिफाइंड, है ना। अब देखिए tan 90 हमारा नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए tan की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब यहाँ पर 90 के रिस्पेक्ट में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा है 1, है ना, तो 1, बेस हो गया हमारा 0। अब कोई भी अगर वैल्यू 0 से डिवाइड होती है तो वो नॉट डिफाइंड ही होती है ना, तो इसका मतलब कि नॉट डिफाइंड। अब एक रिलेशन मैंने तो बताया नहीं पीछे, वो रिलेशन मैं बताना भूल गया, और ये है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हमारा tan थीटा के इक्वल होता है, ये बताना भूल गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि हमारा जो साइन थीटा होता है अपॉन में कॉस थीटा होता है वो हमारा tan थीटा के बराबर माना जाता है। वो ऐसे क्योंकि साइन की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस अपॉन में कैंसिल हो जाएंगे, बचा हमारे पास p अपॉन में b, इसकी वैल्यू हमारे पास tan थीटा के बराबर होती है। देखिए तो अगर मैं इसको tan 90 डायरेक्ट ना भी निकालूं तो मैं sin 90 अपॉन में cos 90 भी कर सकता था। तो sin 90 की वैल्यू थी मेरे पास 1, तो 1, cos 90 की वैल्यू थी मेरे पास 0, तो अपॉन में 0, आंसर के नॉट डिफाइंड, तो ऐसे हम निकाल सकते थे। एज ए सिमिलर cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है हमारा cot थीटा, है ना। अब इसको उल्टा कर दो तो cot बन जाएगा, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा ना। तो अगर ये 1 अपॉन में tan है यानी cot है, तो ये भी उल्टा कर दो यानी cos अपॉन में sin, बस। अब ये रेशियो हमारे हो चुके हैं, अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आया हुआ है। देखिए लेटेस्ट एमसीक्यू लेके आऊँ आपके लिए, है ना। एमसीक्यू नहीं था वैसे, 2 मार्क का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हम देखना बड़ी आसानी से अब आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक ट्रायंगल मैं साइड में बना दूंगा आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। थोड़ा सा बस बोर्ड को इरेज कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उससे पहले मैं जरा वो 3 ट्रायंगल बना देता हूँ। तो ये ट्रायंगल हमारे को इस तरीके से था कि एक है हमारा 90, ये हमारा 60 नहीं 30, ये हमारा 60, 1 2 3, ये ट्रायंगल था हमारा 45 के लिए, तो 45 45, ये था हमारा 1 1 √2, ये ए बी सी, ये भी ए, ये भी बी सी। देखिए एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, ए बी सी दे दे, चाहे पी क्यू आर दे दे, कुछ भी दे दे, है ना। मैं ऐसे ए बी सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक है होगा हमारा 0 और 90 के का एंगल, है ना। तो ये हमारा 0 था, ये हमारा 90 था, ये भी 90 था, ए बी सी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी 0। देखिए तीनों ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिए हैं ताकि आप लोग देख सकें। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 3 sin 30 डिग्री माइनस में 4 sin क्यूब 30 डिग्री, ना क्यूब ही है ना, हाँ क्यूब है, अपॉन में 2 sin अपॉन में 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 2 cos स्क्वायर, ठीक है 60 डिग्री, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लिया है, ठीक है, क्योंकि वहां cos sin 50 पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, है ना। क्योंकि आप लोगों के से 5 एंगल पूछे जाएंगे, 0 30 45 60 और 90। वो थोड़ा सा टफ पेपर बनाए चक्कर में कह रहा हूँ, सीबीएसई थोड़ा सा सरप्राइज दे देती है, तो इसलिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार नहीं पूछा जाएगा, कभी बार पूछा जाएगा, है ना। तो उसके साथ छोड़ते हैं। तो पहले हम बेसिक कर रहे हैं ना, वो करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, पर अभी ना हम बेसिक कर रहे हैं, तो अभी हम 50 पे घुस जाऊँ 70 पे घुस जाऊँ, तो पहले 5 तो कर लें पहले, है ना, इसलिए। देखिए अब 3 sin 30, आप देखो 3 है, अब मुझे निकालना है sin 30 की वैल्यू। अब आप ही बताएंगे, ठीक है,
साइन होता है, मैं रेशियो ले लेता हूँ। रेशियो क्या है हमारा, साइन है हमारे पास परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, कॉज है हमारे पास परपेंडिकुलर में बेस, और टैन है हमारे पास, सॉरी ये हाइपोटेनस है, और टैन है हमारे पास, है ना, थीटा ले देता हूँ। तो टैन थीटा इज इक्वल टू में ये बेस आएगा, है ना, पी अपॉन में बी। तो साइन हो गया हमारा पी अपॉन में एच, कॉस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और टैन थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पर साइन 30 है ना, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब हम लिखेंगे 30 के रिस्पेक्ट में, हम देखेंगे तो 30 के रिस्पेक्ट में देखा तो 30, अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा हो गया 1, है ना, क्या हो गया 1, ठीक है, क्या हो गया 1, तो लिखेंगे 1, और हाइपोटेनस हो गया हमारा 2, तो 2, ठीक है, तो हाफ वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब माइनस में 4 तो ऐसे रहेगा। अब लिखा है साइन 30, तो साइन 30 वही अगेन 1 अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या लगा है, क्यूब लगा हुआ है, कोई बात नहीं ना, क्यूब लगाए तो कुछ फर्क होना पड़ता है, यहाँ पे लगा दो क्यूब बस। फिर है 2, अब फिर से साइन 30, देखिए फिर साइन 30 हो गया हमारा 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पे 2 अगेन 2, अब cos 60 देखिए, cos है क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, 60 के रिस्पेक्ट में देखिए, तो 60 के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है, ये 1 हो चुका है, ठीक है, और हमारा हाइपोटेनस क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, देखिए तो ये को क्या हो गया 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 इंटू 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2, और ये 4 इंटू में 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब होता है हमारा 8, है ना। जब ये पावर लगी हुई है और फ्रैक्शन है, तो मतलब 1 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है देखो, अगर a b इसकी पावर अगर c है तो क्या हो जाएगा, a की पावर c अपॉन में b की भी पावर c, तो 1 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 का 1 ही रहता है, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 8, अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 4, है ना। अब ये भी वही है देखो, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 कितना आ चुका है हमारे पास 1, और 2 की पावर 2 हो चुका है हमारे पास 4, तो 4 माइनस में 2 इंटू में 1 अपॉन में 4 अगेन, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस में ये 4 अपॉन में 8, ठीक है, फिर ये 2 अपॉन में 4, और ये माइनस में 2 इंटू 1/4 इज 2 अपॉन में 4। अब इसे छोटा फॉर्म में लिख लो, तो छोटे फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई छोटे में काट देता हूँ तो 3/2, ये 4 1 से 4, 4 2 से 8, माइनस में 1/2 अपॉन में, देखिए ये 0 ही हो गया, देखिए ये 0 ही हो गया, 2/4 माइनस में 2/4, ये 0 ही हो गया, तो 0 हो गया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। देखिए मुझे ये सॉल्व ही नहीं करना पड़ा न्यूमरेटर, तो जरा चेक कर लिया कीजिए, वैसे 0 तो नहीं आ रहा, पर मैंने चेंज किया ना ऐसा, तो शायद हो गया होगा, आप लोग इसे या तो चेंज कर लीजिए, जैसे cos 30 कर लीजिए तो 0 नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं, आप समझ चुके हो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है, बस ये तो फ्रैक्शन में था तो इतना तो आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो हमने रेशियो वाला पार्ट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, पर मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। तो ये तो वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था, एक टाइप क्वेश्चन इसमें और आता है जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल, इन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्रायंगल ABC if angle B is 90 degree and क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, and sin theta is equal to में 5 अपॉन में 30, देन tan थीटा कितना होगा, हमें बताओ tan थीटा कितना होगा। यानी अगर एक ट्रायंगल ABC में जहाँ पे एंगल भी मेरा 90 है ना, राइट एंगल कहाँ पर है, ये एंगल बी पे तो है, तो राइट एंगल कहाँ पर है, ये 90 बी पर ही है, एंगल बी पे है, यहाँ काफी ऐसे लिख सकते हैं एंगल ABC, है ना, मैंने एंगल बी लिखते हैं डायरेक्ट, कोई बात नहीं। तो sin थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 13, देन tan थीटा कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है,
तो इसे करके जरा इसे फिर खत्म करेंगे, ठीक है। और आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13, ठीक है। इसे मतलब कि साइन का रेशियो कितना होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का रेशियो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इसे मतलब कि पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 5 हो जाएगी ना, 5/13 इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। तो पी की वैल्यू हो जाएगी 5 और एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13। तो एच की वैल्यू 13 और पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। ये कब होगी, जब ये हमारा होगा ए बी सी। अच्छा ये साइन ए, यहाँ पे साइन सी लिख लो, थीटा नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ साइन सी लिख लो। तो अगर साइन सी है तो यहाँ पे सी है, तो सी के रिस्पेक्ट में ही परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनस 13, और यहाँ पे बेस कितना होगा हमारे पास, ये भी फाइंड आउट करना होगा, है ना, क्योंकि हमें tan निकालना है, इसलिए tan के लिए तो बेस चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पे साइन ए लिखा होता है ना, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में बेस मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे ब्लैंक, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाता है अभी यहाँ पे 5, है ना, ये कैलकुलेट करने होता है ए बी, और अभी हमें बी से कैलकुलेट करना है एज ए बेस, है ना। तो मैं जरा थीटा लिख, मैंने गलती से यहाँ पे अब साइन सी, आप साइन ए और tan ए मुझे कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। आपका काम है कि आप मुझे साइन ए और tan ए कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बीसी की वैल्यू हर आदमी में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, एग्जाम में नंबर काट सकता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम है ना। इससे पहले भी एक लाइन और लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, है ना, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर, है ना, प्लस में AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना हो, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13, तो 13 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो BC का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, तो BC का स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169, तो 169 इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, है ना, तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस में 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, माइनस कर दो 169 माइनस में 25, तो कितना हो जाएगा 144। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 144, दैट मींस BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 144, और 144 किसका है स्क्वायर, 144 है 12 का स्क्वायर, है ना, तो रूट में 144 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू में 12, ठीक है, करके देख लो 12 12 144 ही आएगा। अब जैसे हमारे पास BC आ चुका है, दैट मींस बेस, है ना, तो 12 लिख देता हूं मैं इधर। तो ये हमारे पास H था ना, आप ऐसे बना भी सकते हैं डायग्राम एग्जाम में, है ना, ये H है, ये हमारे पास P है, ये B है, इस सिचुएशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में खाली एंगल में तो चेंज हो जाएगा ना, तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो बेस हमारे पास 12 है, और हमें कैलकुलेट करना है tan C। tan C में tan C कितना होगा, रेशियो तो होता है P अपन में P, तब C एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब C एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये मेरा एंगल इस वाली साइड पे बन रहा है ना, ये एंगल मेरा इस वाली साइड पे बन रहा है, इसका मतलब कि मेरा जो बेस है वो मेरा हो जाएगा 12, और मेरा जो हाइपोटेनस है, सॉरी बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर मेरा हो चुका है 5 और बेस मेरा हो चुका है 12, है ना, ठीक है। थोड़ा गलती हो जाती है फ्लो में, कोई बात नहीं, करेक्शन कर दी है। तो tan की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 5 में 12, है ना। वैसे tan ही निकालना होगा तो वो तब निकाल लेंगे, मुझे मैं जरा cos से निकाल देता हूँ, एक्चुअली मैं cos से निकाल रहा था, है ना। तो cos से होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस हो चुका है हमारे पास 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो चुकी है 13, है ना। अब आओ काम है, आप मुझे क्या निकाल के दिखाएंगे, आप मुझे निकाल के दिखाएंगे साइन है, cos है और tan है, मुझे चाहिए जल्द से जल्द, ठीक है, देखते हैं आप निकाल पाते कि नहीं। और चलिए आज के लिए इतना ही, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो रेशियो वाला पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आप लोगों से, और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पहले जो मैंने कराया था वैल्यू पुटिंग का, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने आपको बता दिया कि रेशियो क्या है, कैसे निकालते हैं, उनकी निमोनिक्स क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि हम लोग जो है वैल्यूज को कैसे याद कर सकते हैं, है ना, tan 60 की या sin 45 की, है ना।
तो हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई जरूर बताना, और क्या आपको यहाँ पे अच्छा लगा क्या खराब लगा वो बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उससे इम्प्रूव कर सकें, है ना, ताकि आप लोग के लिए भी अच्छा रहे, हमारे लिए भी, मतलब आपका फीडबैक हमारे लिए अच्छा है भी, है ना, क्योंकि जैसे आप लोग नए हैं, आप लोग अभी पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम भी पहली बार पढ़ा ही रहे हैं, है ना, हम लोग का ये आप लोग का जो बैच है वो हमारे लिए फर्स्ट बैच है ना, तो देख सकते हैं ना, वैसे मेरे लिए फर्स्ट बैच है ना, मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, मैं सब पढ़ना, पूरी टीम है, पूरी टीम नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो हम, मैं पता नहीं बोल देता हूँ अपने आप को, हम का मतलब मैं अकेला, है ना, मैं अकेला ही हूँ। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं, देखो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, है ना, अच्छा सा। और अगली वीडियो में हम अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको आइडेंटिटी बताऊंगा कि आइडेंटिटी के फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए हैं उसके साथ ना। देखो छोटी वीडियो हुई, अगर मैं डिटेल वीडियो आज की तरह नहीं बना पाया तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे बता दूंगा, उसके पीछे की थ्योरी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, मैं आपको आइडेंटिटी जरूर बताऊंगा कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं, चाहे मैं क्वेश्चन लेके आऊँ चाहे मैं कुछ भी लेके आऊँ। लेकिन अगर मैं ऐसे अगर मैं थोड़ा लेके आ जाऊँ, जैसे मैं आज लेके आया हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, तो शायद मैं आपको डिराइव करके बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो तीन मेन है वो कैसे डिराइव हुई है। वैसे तो 9 होती हैं, तो घुमा फिरा के बना देते हैं, मेन तो वैसे 3 ही है ना। तो चलिए, रेशियो में कोई भी दिक्कत बताइएगा, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिटीज, है ना, कैसे डिराइव हुई हैं और कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और एक दो हम उस पर भी क्वेश्चन लगा लेंगे, है ना, एक या दो नहीं, 2-3 लगा लेंगे, है ना, ताकि हमारे कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। रेशियो में इतना ही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 बोर्ड्स की प्रिपरेशन एकदम मजे के साथ जोश के साथ कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जोश में आया हूँ और आप लोगों को आज ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे क्लास सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज वाला पार्ट, है ना। तो आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और उसके यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियोस में एक दो क्वेश्चन आपको और करा दूंगा इसके लिए, और आप लोग चाहते हैं तो मैं करा भी दूंगा, आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइएगा। तो चलिए शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तीन होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, लेकिन उसमें से जो है मेन 3 ही आपको याद रखनी है, बाकी के 6 जो होती हैं उन्हीं में से बनी होती है, आप लोग आसानी से उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज आपको डिस्कस करा देता हूँ, बता देता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहली हमारी आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा है, और थीटा क्या होता है हमारा, कोई भी गिवन एंगल, है ना, थीटा होता है हमारा कोई भी गिवन एंगल। तो थीटा जो है वो क्वेश्चन में थीटा भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है ना, जैसे आप इसमें ए दिया हुआ है ना, ए बी सी डी, हमें थीटा की वैल्यू कोई भी दी जा सकती है, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है। अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा करें और प्लस कर दे कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें आंसर मिलेगा 1 ना। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, और इन्हें प्रूफ भी किया जा सकता है। वैसे तो आता नहीं है प्रूफ करने को, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा, मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इन्हीं में से हम दो जो है वो और निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आइए, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, वहां जाकर माइनस में बन जाएगा, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, तो ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, ये आइडेंटिटी मुझे इसी से तो मिली है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये आइडेंटिटी याद करनी है। ये आइडेंटिटी मुझे जो है अपने आप ही मैं इसमें से निकाल लूंगा, है ना। ऐसे हम cos स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए, ये जो दो हमारी आइडेंटिटीज हैं, ये दोनों के दोनों हमारी इस मेन आइडेंटिटी से बनी है, इसका मतलब कि हमें सिर्फ ही याद रखनी है, ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरे आइडेंटिटी की तरफ। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें और थोड़ा चेंज कर सकता हूं। अब देखिए, अब 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये भी हमारा जो है इससे मेन
आइडेंटिटी से बनी है। तो क्या मुझे याद करने की जरूरत है? नहीं, अलग से क्या याद करना है भाई, ये याद कर लो, आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है ना। ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे ये प्लस में है, वहां जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस में 1। ये कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है ना, सॉल्व में निकाल लिया है। तो देखिए, तो ये दोनों आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इसे से निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी की तरफ, है ना। बहुत दिमाग खराब कर रखा था, मुझे पता है, 9 के 9 सब भैया कैसे इसको याद करके रखें, तो चिंता नहीं कीजिए, हमने तरीका ढूंढ लिया है। देखिए अभी और मजा आएगा। तो 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा है, ये आपकी आखिरी आइडेंटिटी है, मेन वाली। अब हम निकालते हैं इनसे जुड़ी दो और आइडेंटिटीज, ठीक है। तो जानते हैं क्या है। तो पहली है हमारे पास कि देखिए 1 इज इक्वल टू, सेम का यहाँ करेंगे cosec स्क्वायर थीटा, है ना, ये यहाँ पे प्लस में है, वहां क्या बनेगा माइनस में, है ना, माइनस में, तो माइनस में cot स्क्वायर थीटा। तो आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको ये दिखेगा, ये सब आपको दिखेंगे, ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन आपको दिखेंगे वहां पे। तो रिलेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कहूंगा इन्हें, इन तीनों को आप याद करके रखें। और जो दूसरी है वो है हमारे पास cot स्क्वायर थीटा, है ना। पहले हम 1 को ले गए थे उस साइड, अब हम cos स्क्वायर थीटा को लेके जाएंगे उस साइड। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। पहले cos स्क्वायर थीटा को ले गए थे, अब 1 को लेके गए, जिससे मतलब कि यहाँ पास 9 के 9 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं, जिनमें से 3 हमारी जो है वो मेन आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो हम इसे अब रब कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि sec a माइनस में tan a अपॉन में sec a प्लस में tan a, है ना। इसे प्रूव करो इज इक्वल टू में cos स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये एक हमें पास इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें एक LHS साइड है और एक RHS साइड है, सही बात है ना। हाँ सही बात है। और तो हमें करना क्या होता है, या तो आप RHS को कुछ ऐसा सॉल्व करें कि वो LHS के इक्वल आ जाए, है ना, और ये प्रूफ यहीं पे हो जाएगा। या तो आप LHS को लीजिए और कुछ सॉल्व करके आप इसको RHS के बराबर ले आइए, तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जहाँ आपको थोड़ा LHS सॉल्व करना होता है, थोड़ा RHS सॉल्व करना होता है, और आपको फिर वो सेम चीज आपको प्रूफ करनी होती है, तो वो हम लेके आएंगे अलग से। यहाँ आपको एक ही सॉल्व करना हो जाएगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पे हम किसको उठाएं, RHS को उठाएं LHS को उठाएं, क्या लगता है। देखिए यहाँ पे जो हम सॉल्व कर सके आसानी से, है ना, जो एक बड़ा एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, जो हम सॉल्व करके हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम वो वाली साइड उठाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में देखिए हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तो हम पहले ये उठाएंगे LHS साइड, है ना, हमें हिंट मिल गया यहीं से। अब LHS साइड मैं पहले लिख लेता हूँ, sec a माइनस में tan a अपॉन में sec a प्लस में tan a। अच्छा पता है आपको एक बात, ये जो वीडियो है ना, ये दोबारा मैं शूट कर रहा हूँ। जब पहले मैंने इसको शूट किया था ना, तो इसका माइक्रोफोन में ऑन करना भूल गया। मैंने इसको प्रीमियर पे भी लगाया हुआ था, आपको पता होगा कई लोगों को। तो मैंने उसको हटाया इसलिए था क्योंकि मैंने देखा कि भाई उसमें तो आवाज ही नहीं आ रही, जब मैंने उसको सुना तो मैंने उसको हटा दिया था। मैं माइक ऑन करना भूल गया था, आज मैं चेक किया है कि माइक ऑन है कि नहीं है। आज दोबारा मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, देखो कभी कभार ऐसा भी करना पड़ता है। तो ये सेम क्वेश्चन सेम चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। हाँ पर उस वीडियो मैंने तीनों के तीनों जो एंटिटीज के बाद जो रिलेशन मैंने आज बताए हैं वो मैंने उस वीडियो में नहीं बताए थे, तो ये आपको भलाई होगा एक तरीके से। चलिए तो हम लोग ने निकाल लिया है sec a माइनस में tan a अपॉन में sec a प्लस में tan a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, मतलब मेन सर तो ये है ना कि यहाँ तक तो हम भी कर लेंगे भैया, इसके बाद क्या करें। हाँ इसके बाद दिमाग नहीं चलता हमारा, बस ये तक ही है। हाँ उसके बाद यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, ये तो भाई मेन सर तो यही है। देखो सरदर्दी नहीं है, बताता हूँ एक छोटी सी हेरा फेरी। क्या हेरा फेरी है बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है हम लोगों को, अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा दिया हो sec tan cosec, है ना,
तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। किसमें? साइन और कॉस में। कुछ भी करके आप उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सेक है, आसानी से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो सेक ए होता है वो होता है 1 में कॉस ए, है ना, 1 में कॉस ए। और जो tan ए होता है वो होता है हमारा साइन ए में कॉस ए। और देखिए, अगर मैं sec a को 1/cos a लिख दूं और tan a को मैं sin a में cos a लिख दूं, तो क्या ये मेरा sin और cos में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सप्रेशन? जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ना, ये तो है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको। तो देखिए, sec a है, sec a होगा, हो जाएगा हमारा 1/cos a, 1/cos a, 1/cos a। फिर यहाँ पे है माइनस का साइन, तो माइनस रहेंगे पहले, तो माइनस। अब tan है, तो tan को हम क्या लिखेंगे? sin a में cos a। क्या लिखेंगे? sin a में cos a। तो sin a में cos a, sin a में cos a। अपॉन लगाएंगे, मतलब बड़ा डिवीजन जो ये है वो लगाएंगे यहाँ पे। अब sec क्या हो जाएगा हमारा? फिर से 1/cos a, तो 1 में cos a। और यहाँ पे फिर प्लस है, यहाँ पे बीच में साइन, तो प्लस। और tan हो जाएगा हमारा sin a में cos a, sin a में cos a, ठीक है, sin a में cos a। अब इससे होगा क्या? देखिए, कुछ नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे भी cos a है, यहाँ पे भी cos a है, तो क्या ये cos a डिनोमिनेटर में पूरा कॉमन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं? देखिए, ठीक है, 1 माइनस में साइन है, 1 माइनस में साइन है, और नीचे cos a क्या हो जाएगा? कॉमन, है ना, कॉमन ही तो है, कॉमन आ जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा cos a। फिर अपॉन में देखिए, बड़ा डिवीजन में अगेन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस में साइन है, और फिर cos a, यहाँ फिर से कॉमन, तो cos a। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो cos a है वो क्या हो रहा है? पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए, cos a पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमारा क्या बचा? हमारा बचा है यहाँ पे 1 माइनस में साइन है और 1 प्लस में साइन है, ठीक है। अभी भी हमारा जो आंसर है वो पूरे तरीके से नहीं आया है ना। क्या है? यहाँ पे cos स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर है ना, तो कहाँ है? लेकिन आप लोग अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत ज्यादा ही मतलब कि आसान स्टेप है, पर ये ढूंढ कोई कोई बात है। देखिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन है हमारा डिनोमिनेटर, हाँ है, और हमारा जो RHS में दिया हुआ है डिनोमिनेटर वो दिया हुआ है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। क्या आपको हिंट मिला? है ना, नहीं मतलब बता देता हूँ। देखिए, मुझे ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर चाहिए। ये मेरा 1 प्लस साइन है अभी, तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? अरे इसको जैसे इंटू कर दूंगा ना, मैं इसको जैसे इंटू कर दूंगा तो बन जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि मैं इसको इंटू कर दूंगा तो इसका क्या होगा? मतलब मैं अपनी मर्जी से थोड़ा इंटू कर सकता हूँ। तो देखिए, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 1 प्लस साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में बस। अब डिवाइड मल्टीप्लाई जब मैं दोनों करूंगा तो क्या मुझे कुछ असर पड़ेगा इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो देखिए, 1 प्लस साइन है और अपॉन में 1 प्लस साइन है, ठीक है। तो ये पूरी चीज मेरी हो जाएगी 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जो मुझे यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। और ये मेरा हो चुका है 1 माइनस में साइन है और इंटू में 1 प्लस में साइन है। क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ध्यान से नोट करो, क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। कौन सी लग रही है बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने ये आइडेंटिटी 8th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर मैं करूं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो वो मेरा इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। तो क्या ये मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, लग रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, बस ये थोड़ा यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ आ गया है ना, तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे हम? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन a का स्क्वायर, है ना। तो देखिए, ये पूरी चीज हो जाएगी मेरी 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस में साइन a का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, है ना, इस हिसाब से। और नीचे तो मेरे यहाँ पे था ही 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर मैंने नीचे भी यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी भी मेरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये देखिए अभी भी साइन में है और 1 यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, मतलब ये 1 से माइनस में हो रहा है ना। देखिए, डिनोमिनेटर हमारा जो है वो सेम आ चुका है।
अब ध्यान से देखिए, अगर आपने आइडेंटिटी ध्यान से देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर ए। देखिए कैसे मिल जाएगा cos स्क्वायर ए, जरा जरा लाते हैं। आप लोगों ने ये अभी मैंने बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहीं से क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई cos स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? यही सेम चीज तो मेरी जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस में साइन स्क्वायर ए है ना, ये यहाँ पे आएगा है ना, तो साइन स्क्वायर ए तो मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर ए के इक्वल, जो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। तो फाइनली मेरा हो जाएगा यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा cos स्क्वायर ए के इक्वल, तो cos स्क्वायर ए अपॉन में और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कितने आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है। तो लास्ट स्टेटमेंट सबसे आनंद में है, जो स्टेटमेंट लिखते हुए सबको एकदम रिलैक्स, एकदम सुकून मिलता है, और सुकून देने वाला स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, और उससे ज्यादा सुकून देने वाला स्टेटमेंट हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ है ना, ये प्रूफ हो चुका है हमारा। तो ये सबसे सुकून देने वाला स्टेटमेंट है। तो लिखना तो सब चाहते हैं पर यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अब नहीं होगा मुश्किल बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, रुकना नहीं है, देखना है कौन सा आपका फॉर्मूला, कौन से आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, और आप लोगों को उस हिसाब से सॉल्व करना है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरी ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही थी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, पर ये आइडेंटिटी जो है ये यहाँ पे यूज हो रही है, तो आपको इसका भी ध्यान देना है ना। ऐसे नहीं कि वो नो ही यूज होंगे और कोई यूज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत से आपकी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं ना। चलिए, तो और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये सब लिखना है ना, ये आप चाहे छोड़ सकते हैं, ये आप लिखना चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर आपको ये लिखना है मैंडेटरी, और आपको ये भी लिखना है कि आप इसको कैसे लेके आए हो है ना, इसको आप cos स्क्वायर के इक्वल कैसे लेके आए हो इस चीज को है ना, तो आपको ये भी लिखना जरूरी है, तभी आपको एग्जाम में नंबर दे तो देगा, पर है ना कटने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जामिनर वैसे मिल गया तो काट ही सकता है आपका आधा नंबर, कुछ भरोसा नहीं है। तो फिर भी ये पूरा आपको लिख के आना है, ठीक है, कि आप ये कैसे लेके आए हो। तो चलिए, गलत में लिखना, अगर भूल गया फॉर्मूला तो प्लीज गलत मत लिखना, क्योंकि उसके नंबर फिर कटेंगे चाहे आपने पूरा आंसर ठीक किया हो, गलत फॉर्मूला आपने लिखा ना ब्रैकेट में तो उसके नंबर कटते हैं फिर, चाहे अगर ना लिखते तो फुल मार्क्स आ जाते। तो ये हो रखा है ना, मेरे साथ नहीं हो रखा, मेरे दोस्त के साथ हो रखा है ना, बेचारा रो रहा था। तो चलिए, तो ये था आज के लिए, इतना ही। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2-4 और क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से भी, फिर हम लोग बढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन की तरफ। तो हो सकता है कि वीडियो आने में थोड़ी देरी हो जाए, और लेकिन बनाएंगे जरूर। तो चलिए, होप आपके समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में अलग एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। जब तक कि टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।